सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हम प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा है पूर्व मध्यकालीन राजवंश, अर्थात हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में अर्ली मिडाइवल एज के अंतर्गत आने वाली जितनी भी डायनेस्टीज हैं उन्हें पढ़ रहे हैं। अर्ली मिडाइवल एज को हम प्री मिडाइवल एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो उन सभी डायनेस्टीज को हम पढ़ रहे हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत, इसके यदि कालखंड की बात की जाए, टाइम पीरियड की बात की जाए, तो 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के समय को पूर्व मध्यकालीन भारत या पूर्व मध्यकालीन काल के अंतर्गत रखा जाता है भारतीय इतिहास में, ठीक है। 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के समय को 800 ईस्वी, कई बुक्स में आपको यहाँ पे 800 ईस्वी की जगह पे 750 ईस्वी भी मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा, मैंने पहले भी बताया है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में टाइम पीरियड को लेकर, समय को लेकर काफी विडंबनाएं हैं, काफी कंफ्यूजन है। कई बुक्स में अलग अलग समय देखने को मिलता है, अप्रोक्सीमेटली होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा 750 ईस्वी से भी स्टार्ट किया गया है पूर्व मध्यकालीन भारत का समय, टाइम पीरियड, और कई बुक्स में 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी भी बताया गया है। दोस्तों, पूर्व मध्यकालीन भारत पर इससे पहले एक लेक्चर आ चुका है, उसमें हमने एक चार्ट डिस्कस किया था। उस चार्ट को हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम पूर्व मध्यकालीन राजवंशों में दक्षिण भारत के राजवंशों को पढ़ने वाले हैं। तो चीजें क्या होगी, थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। वो चार्ट देख लेते हैं हम थोड़ा सा फटाफट। तो हमने क्या देखा था उस चार्ट में, यदि आप लोग क्रमबद्ध रूप से लेक्चर देख रहे हैं, आपने नोट्स बनाए हैं, तो आप फटाफट से उस लेक्चर वाले जो नोट्स था पूर्व मध्यकालीन भारत वाला, उसे पन्ने पलटा कर देखिए, आपको वो चार्ट मिल जाएगा पूर्व मध्यकालीन भारत। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर नहीं बनाएंगे, जब आप ये स्टार्ट करें तो यहाँ पर भी ये चार्ट बनाएंगे ताकि आपको बार बार पन्ने पलटना ना पड़े और चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाए। तो पूर्व मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मैंने चार्ट में बताया था, इसे हम दो भागों में पढ़ने वाले हैं। उत्तर भारत के राजवंश, उत्तर भारत के राजवंश और दक्षिण भारत के राजवंश। कालखंड बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आई होप आपको पता चल गया होगा। पूर्व मध्यकालीन भारत का कालखंड क्या है, 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी। अर्थात हम यहाँ पे कौन सी डायनेस्टीज पढ़ने वाले हैं, हम वो डायनेस्टीज पढ़ने वाले हैं जिन्होंने 800 ईस्वी से लगाकर 1200 ईस्वी के मध्य भारत के भूभागों पर शासन किया था। इंडियन टेरिटरी है जो वहाँ पर रूल किया था, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो उत्तर भारत को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। उत्तर भारत में दो तरह की डायनेस्टीज थी, राजपूत डायनेस्टीज थी और नॉन राजपूत, जिसे हमने सीमावर्ती राजवंशों के अंतर्गत रखा था, सीमावर्ती राजवंश, ठीक है। राजपूत डायनेस्टीज, तो इसके अंतर्गत हमने गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, चौहान वंश, परमार वंश, कलचुरी वंश, इन सभी डायनेस्टीज को पढ़ा था। राजपूत, जो कि राजपूत जाति को बिलोंग करती थी, ये सारी डायनेस्टी। सीमावर्ती राजवंश के अंतर्गत हमने बंगाल के क्षेत्र में शासन करने वाले डायनेस्टीज पढ़ी थी, जैसे कि पाल वंश हुआ, सेन वंश हुआ, और कश्मीर के क्षेत्र में शासन करने वाली डायनेस्टीज को पढ़ा था, जैसे कारकोट वंश हुआ, उत्पल वंश हुआ और लोहार वंश। इन्हें हमने सीमावर्ती राजवंशों के अंतर्गत पढ़ा था, इन डायनेस्टीज को। आज के इस लेक्चर में हम अब उत्तर भारत की सारी डायनेस्टीज हमने खत्म कर ली जिन्होंने पूर्व मध्यकालीन भारत के अंतर्गत शासन किया था भारतीय भूभागों पर। आज के इस लेक्चर में हम दक्षिण भारत के क्षेत्र में शासन करने वाले राजवंशों को देखेंगे जिन्होंने 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य भारतीय भूभागों पर शासन किया था, जिन्होंने पूर्व मध्यकालीन भारत या पूर्व मध्यकालीन काल के अंतर्गत दक्षिण भारत के क्षेत्रों में शासन किया था। तो वे आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रकूट वंश, मैंने बताया था राष्ट्रकूट वंश है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, और एक चोल वंश पढ़ेंगे, ठीक है। दो ही डायनेस्टीज हैं, दो ही राजवंश हैं। आज मुख्य रूप से हम दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राजवंश को पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये राष्ट्रकूट राजवंश, आप सभी जानते ही होंगे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस में भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राष्ट्रकूट राजवंश से। तो आप अच्छे से लर्न करते हुए पढ़ेंगे, समझते हुए यहाँ पे लेक्चर को देखेंगे, पूरा ध्यान यहाँ पर केंद्रित करेंगे अपना। ये चार्ट यदि आपके पास बना हुआ है तो भी बनाएंगे यहाँ पे, ताकि बार बार पन्ने पलटना ना पड़े। जब भी आप राष्ट्रकूट राजवंश को पढ़ें तो आपको चीजें एज इट इज वहीं पे मिल जाए।
चलिए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। आप लोगों ने ये सारा नोट डाउन कर ही लिया होगा। अब हेडिंग डाल लीजिए आप, राष्ट्रकूट राजवंश, जो कि दक्षिण भारत के अंतर्गत आती है, दक्षिण भारत की एक डायनेस्टी है। राष्ट्रकूट राजवंश काफी शक्तिशाली राजवंश था ये, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो महत्वपूर्ण है, जो शक्तिशाली होते हैं, वो वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन्हें ही बेहतर तरीके से पढ़ना जरूरी होता है। जैसे कि मौर्य वंश, गुप्त वंश, इन्हें हमने कितना डिटेल में पढ़ा है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट भी है। जो शासक है वे भी काफ़ी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होते हैं, उन्होंने काफ़ी निर्माण करवाया हुआ होता है, काफ़ी ऐसे काम किए होते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रकूट राजवंश, इसके संस्थापक की बात की जाए, फाउंडर की बात की जाए, संस्थापक फाउंड, तो कौन हुए? राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक का नाम लिखेंगे दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। ठीक है, शासक कौन हुए? तो राष्ट्रकूट राजवंश के शासक हुए, संस्थापक हुए दंती दुर्ग। 735 ईस्वी में इन्होंने 735 ईस्वी में इन्होंने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो राजधानी का नाम नोट डाउन करेंगे। दक्षिण भारत के क्षेत्र में की थी, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि राष्ट्रकूट राजवंश है ये दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसी भूभाग पर इन्होंने अपनी शासन सत्ता स्थापित की थी, दक्षिण भारत में की थी। और राजधानी किसे बनाया था? तो राजधानी इन्होंने बनाया था मान्यखेत को। मान्यखेत या मान्यखेट भी इसे पढ़ा जाता है। दोस्तों, यदि आपने लेक्चर सारे अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि एक और राजवंश हमने डिस्कस किया था जिसकी राजधानी मान्यखेत थी, जिसे मान्यखेट भी कहा जाता है। मान्यखेत उनकी राजधानी थी। वो राजवंश कौन सा था? तो वो राजवंश था चालुक्य वंश। तो याद रखेंगे, चालुक्य वंश जो था उसकी भी राजधानी मान्यखेत रही थी, चालुक्य वंश की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इतना नोट डाउन तो कर ही लिया होगा। संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी मान्यखेट थी। पर्टिकुलर दंती दुर्ग ने कब से कब तक शासन किया था राष्ट्रकूट राजवंश पे, उसे देख लेते हैं। तो 735 ईस्वी में तो इन्होंने स्थापना की थी राष्ट्रकूट राजवंश की, और यही शासक बने थे पहले। 735 ईस्वी से 756 ईस्वी तक इन्होंने राष्ट्रकूट राजवंश पर शासन सत्ता स्थापित करके रखी थी, अपना शासन जमाया था। 735 ईस्वी से 756 ईस्वी। कई बुक्स में 735 ईस्वी की जगह 752 ईस्वी भी दिया गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, जो भी सन उसमें लिखा है उसे आप प्रेफर करेंगे, उसे नोट डाउन करेंगे, या फिर नहीं लिखा है तो आप ये समय भी नोट डाउन कर सकते हैं, ये भी राइट है। मैंने बताया है प्राचीन भारतीय इतिहास में समय को लेकर काफ़ी विडंबना है, काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। जहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है वहाँ उस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आते हैं, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या क्या देखा हमने फाउंडर का नाम देखा दंती दुर्ग, राजधानी देखी मान्यखेट जिसे कहा जाता है। अब इनका साम्राज्य विस्तार देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इन्होंने अपने शासन सत्ता को स्थापित करके रखा था। साम्राज्य विस्तार इनका था महाराष्ट्र, वर्तमान महाराष्ट्र राज्य जो है, यहाँ संपूर्ण महाराष्ट्र पे राष्ट्रकूट राजवंश का शासन रहा है। कांची, कलिंग, उड़ीसा वाला क्षेत्र और मालवा। ठीक है, जब तक राष्ट्रकूट राजवंश लगभग 200 वर्षों तक इसने शासन किया था दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। तो साम्राज्य विस्तार इन्होंने कहाँ तक कर लिया था? तो महाराष्ट्र, कांची, कलिंग और मालवा के क्षेत्र को इन्होंने अपने साम्राज्य में शामिल किया था। मालवा आदि क्षेत्र तो काफ़ी बड़ा भूभाग था जिसे इन्होंने अपने साम्राज्य के अंतर्गत कैप्चर कर लिया था, या फिर उस पर कब्जा कर लिया था, या फिर अपने साम्राज्य में मिला लिया था, कह सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या क्या देखा? संस्थापक देखा है कि दंती दुर्ग थे। 735 ईस्वी से 756 ईस्वी तक इन्होंने राष्ट्रकूट राजवंश पर अपना सत्ता स्थापित करके रखी। राजधानी मान्यखेत, साम्राज्य विस्तार, महाराष्ट्र का क्षेत्र, कांची, कलिंग और मालवा आदि क्षेत्रों पर इन्होंने शासन किया था। समकालीन शासकों को देख लेते हैं कि समकालीन कौन कौन से राजवंश थे इनके, क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन में आएंगे। समकालीन राजवंश, जब हम
आप लोग इतना तो माइंड लगा ही सकते हैं, आप लोगों को पता होगा कि पूर्व मध्यकालीन काल पढ़ रहे हैं तो 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के अंतर्गत आने वाले जितने भी राजवंश हैं वे सारे राजवंश क्या हो जाएंगे, समकालीन राजवंश बन जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट राजवंशों के नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो सारे ही राजवंश समकालीन राजवंश होंगे। तो इंपॉर्टेंट राजवंश जैसे प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश हुआ, ये इनका समकालीन था। पाल वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश, चेर, पांड्य, ठीक है, ये इनका अंतिम समय चल रहा था। चेर, पांड्य, चोल राजवंश, ये सारी समकालीन राजवंश हो जाएंगे। ये जो संगमकालीन राजवंश है इनका अंतिम समय चल रहा था यहाँ पे, ठीक है, ये खत्म होने वाली थी, पतन की ओर थी। चेर, पांड्य, चोल राजवंश, लेकिन स्थापित तो थी, इसीलिए समकालीन राजवंशों के अंतर्गत मैंने इनका नाम लिखा है। तो ये सारे नोट डाउन कर लेंगे। समकालीन राजवंश में कौन कौन से आ जाएंगे, कंटेम्प्रेरी जितनी भी डायनेस्टीज है कौन कौन सी थी, प्रतिहार, पाल, परमार वंश, चालुक्य वंश हो गई, चेर, पांड्य, चोल राजवंश, ये सारी डायनेस्टीज इनकी समकालीन डायनेस्टीज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम राष्ट्रकूट राजवंश के प्रमुख शासकों को देख लेते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से प्रमुख शासक हुए उनके नाम नोट डाउन कर लेंगे आप। प्रमुख शासक कौन किसके, राष्ट्रकूट राजवंश के प्रमुख शासक। दंती दुर्ग इंपॉर्टेंट, डिस्कस कर ही लिया हमने। दंती दुर्ग के बारे में, संस्थापक थे, फाउंडर थे राष्ट्रकूट राजवंश के, दंती दुर्ग। अगला लिखेंगे आप कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय के बाद में लिखेंगे अमोघ वर्ष। सारे ही इंपॉर्टेंट है, सभी के बारे में कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष के बाद में इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय, और लास्ट है आपके कृष्ण तृतीय। ये अंतिम शक्तिशाली शासक हुए, अंतिम प्रमुख शासक हुए आपके राष्ट्रकूट राजवंश के। कौन कौन से प्रमुख शासक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं हम, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय, ये शासक थे राष्ट्रकूट राजवंशों के प्रमुख शासक था। आई होप आपने नोट डाउन कर लिए होंगे सारे ही। दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। रटना बिल्कुल नहीं है, क्रमबद्ध रूप से लिखते जाएंगे तो चीजें याद भी होती जाएंगी। चलिए दंती दुर्ग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे हमने डिस्कस कर लिया है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था दंती दुर्ग के बारे में, फिर से नोट डाउन कर लेंगे। दंती दुर्ग संस्थापक थे, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लेकिन आप पूरा लिखेंगे कि दंती दुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक हुए, फाउंडर हुए, ठीक है। कब से कब तक इनका शासन चला, 735 ईस्वी से 756 ईस्वी तक राष्ट्रकूट राजवंश पर दंती दुर्ग का शासन स्थापित था। दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश पूर्व में चालुक्य वंश की वातापी शाखा के सामंत हुआ करते थे पहले, ठीक है। कौन सी शाखा के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चालुक्य वंश शाखा का नाम याद रखेंगे, क्यों याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है, इसीलिए तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि राष्ट्रकूट राजवंश जो था वो चालुक्य वंश की वातापी शाखा, जिसे बादामी शाखा भी कहा जाता है, इसका एक अन्य नाम बादामी भी है, उनके क्या थे, उनके सामंत थे। चालुक्य वंश के सामंत हुआ करते थे ये, ठीक है। तो दंती दुर्ग वे शासक हुए राष्ट्रकूट राजवंश के जिन्होंने चालुक्य वंश के वातापी शाखा के अंतिम शासक, जिनका नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय, क्या नाम था, कीर्तिवर्मन द्वितीय। किस शाखा के अंतिम शासक थे ये चालुक्य वंश की वातापी शाखा के अंतिम शासक हुए थे कीर्तिवर्मन द्वितीय।
इन्हें मारकर दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, दंती दुर्ग ने, अर्थात यहां से इन्होंने क्या करवाया था, राष्ट्रकूट राजवंश को स्वतंत्र करवाया था। किससे? चालुक्य वंश की वातापी शाखा से। दंती दुर्ग द्वारा हत्या। ठीक है, इनके ही दरबार में कार्य करते थे दंती दुर्ग, और इन्होंने ही कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या करके राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी और राजधानी मान्यखेत को बनाया था। आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो ये जो शासक है इनका नाम इंपॉर्टेंट है, शाखा का नाम इंपॉर्टेंट है, चालुक्य वंश की वातापी शाखा। मैं बार बार शाखा पे जोर क्यों दे रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि चालुक्य वंश की कई शाखाएं रही है, जैसे कि वातापी शाखा रही है, सोलंकी अनिलवाड़ा जिसे हम जानते हैं, वेंगी शाखा रही है, कल्याणी के चालुक्य रहे हैं। इसीलिए आप शाखा का नाम याद रखेंगे। वातापी के जो चालुक्य वंश के शासक थे उन्होंने राष्ट्रकूट राजवंश को अपना सामंत बनाया हुआ था। अंतिम शासक चालुक्य वंश के कीर्तिवर्मन द्वितीय होते हैं, जिनकी हत्या करके दंती दुर्ग राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना करता है और मान्यखेत को राजधानी बनाता है। चालुक्य वंश की वातापी शाखा के ही राजधानी मान्यखेत हुआ करती थी। जो मैंने पहले डिस्कस किया था, आपको बताया था कि मान्यखेत हमने पहले भी पढ़ा था। तो मान्यखेत राजधानी पहले किसकी हुआ करती थी? वातापी के चालुक्य वंश की राजधानी हुआ करती थी मान्यखेत, जो कि बाद में राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी बन जाती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि दंती मतलब पहला राष्ट्रकूट राजवंश के वे कौन से शासक हुए जिन्होंने राष्ट्रकूट राजवंश की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, स्वतंत्र रूप से उसे स्थापित किया। तो कौन से शासक होंगे? दंती दुर्ग होंगे। इन्होंने ही ये सामंत, जो कि चालुक्य वंश के सामंत थे, इससे स्वतंत्र करवाया था राष्ट्रकूट राजवंश का। पहले क्या होता था? पहले ये अधीन होकर कार्य करते थे वातापी के चालुक्य वंश के। अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने अब तक इतना पढ़ लिया है, मेरी लैंग्वेज को भी आप समझने लग गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, है ना। और यदि कोई क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो कीर्तिवर्मन द्वितीय वे शासक थे जिनसे राष्ट्रकूट राजवंश के शासक दंती दुर्ग ने इस वंश को, इस डायनेस्टी को स्वतंत्र करवाया था और स्वतंत्र रूप से मान्यखेत को राजधानी बनाते हुए दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राजवंश की सत्ता स्थापित की थी। तो ये सारी चीजें थी दंती दुर्ग के बारे में। नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है कृष्ण प्रथम। प्रतापी शासक थे। विद्या एवं कला प्रेमी, ठीक है, विद्या एवं कला प्रेमी थे, प्रतापी शासक भी हुए। इन्होंने एलोरा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है आपके, एलोरा महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर की स्थापना करवाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, कैलाश मंदिर कहाँ पर? एलोरा में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे कृष्ण प्रथम के बारे में। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एलोरा महाराष्ट्र में कैलाश मंदिर की स्थापना करी थी कृष्ण प्रथम ने। प्रतापी शासक हुए, विद्या एवं कला प्रेमी भी हुए। आइए नेक्स्ट शासक की ओर चलते हैं। जिनका नाम है ध्रुव। ध्रुव के बारे में नोट डाउन करेंगे। इनका एक और अन्य नाम है, अन्य नाम जिससे विख्यात है वो है धारावर्ष। धारावर्ष, ठीक है, ये ध्रुव का ही दूसरा नाम है धारावर्ष। तो यदि कभी एग्जाम में धारावर्ष आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये ध्रुव का ही नाम है। ध्रुव के समय राष्ट्रकूट राजवंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में, क्योंकि इसे हम अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर भारत में जो कन्नौज का क्षेत्र था काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र था। जैसे कि कभी कभी मगध का क्षेत्र हुआ करता था इंपॉर्टेंट हर राजवंश के लिए, उसी तरह इस समय पर, किस समय पर, पूर्व मध्यकालीन काल में कन्नौज का जो एरिया था वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता था। हर राजवंश वहां पर शासन अपना स्थापित करना चाहता था। कौन सा एरिया? कन्नौज का एरिया, जो कि कहां पड़ता था?
ये रफ मैप बना रही हूँ मैं इंडिया का, ताकि चीज़ें थोड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। वो आपका पड़ता था उत्तर भारत के क्षेत्र में, कन्नौज, ठीक है, जहाँ पर हर्षवर्धन ने शासन किया था, वही वाला क्षेत्र। तो दोस्तों ये जो कन्नौज था, यहाँ हर राजवंश जो पूर्व मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आता है, हर राजवंश चाहता था कि इस क्षेत्र पर हम शासन सत्ता स्थापित करें। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 राजवंश उस समय काफी ताकतवर थे, जो चाहते थे कि हम कन्नौज पर अपना शासन स्थापित करें। कौन कौन से राजवंश थे? प्रतिहार वंश, पाल वंश और एक आपका है राष्ट्रकूट राजवंश, जो ये बताता है कि इस समय पर ये डायनेस्टीज, तीनों डायनेस्टीज कितनी मजबूत हुआ करती होगी। ठीक है, इनके बीच में काफी संघर्ष चला, काफी स्ट्रगल चला था कन्नौज को लेकर। बारी बारी से इन्होंने कन्नौज पर शासन भी किया था, लेकिन बीच बीच में फिर से संघर्ष होता और शासन सत्ता हाथ से छूट जाती थी। जब हम ये पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष तो वहां पर डिस्कस करेंगे इसे। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो ध्रुव के समय से स्टार्ट होता है। मतलब यदि बात की जाए राष्ट्रकूट राजवंश का कौन सा पहला शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, या ये संघर्ष किया था, ये स्ट्रगल किया था और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाना चाहा था, तो वो था ध्रुव सर्वप्रथम। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में इसने हिस्सा लिया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग। त्रिपक्षीय संघर्ष में इसका युद्ध किसके साथ में होता है? तो इनका युद्ध होता है प्रतिहार वंश के शासक, गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक और पाल वंश के शासक के से इनका युद्ध होता है। जैसा बता ही दिया मैंने कि त्रिपक्षीय संघर्ष में ये डायनेस्टीज हुआ करती थी। तो प्रतिहार वंश के शासक कौन थे? वत्सराज से इनका युद्ध होता है। साथ ही साथ पाल वंश के शासक कौन थे उस समय? धर्मपाल। तो दोनों ही शासकों का नाम याद रखेंगे कौन कौन हुए। जब ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ध्रुव के साथ में, राष्ट्रकूट राजवंश के शासक ध्रुव थे, तब प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज थे और पाल वंश के शासक धर्मपाल थे। राष्ट्रकूट राजवंश के शासक ध्रुव ने अर्थात धारावर्ष ने इन दोनों ही शासकों को परास्त कर दिया था। ठीक है, जबकि दक्षिण भारत के क्षेत्र के शासक थे ध्रुव, लेकिन इन्होंने उत्तर भारत के क्षेत्र में जाकर इन दोनों ही डायनेस्टीज को परास्त कर दिया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते होंगे कि राष्ट्रकूट राजवंश कितना मजबूत रहा होगा, जो दक्षिण भारत के क्षेत्र से चढ़ाई करके उत्तर भारत के क्षेत्र में गया, नॉर्थ की साइड गया, जहां पर पहले से ही प्रतिहार वंश और पाल वंश की सत्ता स्थापित थी। इन्हें ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी होगी ना, ये तो दक्षिण भारत के क्षेत्र से नॉर्थ में जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों ही डायनेस्टीज के शासकों अर्थात वत्सराज और धर्मपाल को परास्त कर देते हैं और कन्नौज पर अपना शासन आधिपत्य जमा लेते हैं। कौन? ध्रुव। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जैसे गुप्त साम्राज्य में हमने पढ़ा था कि गुप्त साम्राज्य के जो शासक थे वे दक्षिण भारत के राज्यों को जीत लेते हैं, लेकिन वहां पर पूर्ण रूप से सत्ता भी स्थापित कर लेते हैं, लेकिन वहां पर जाकर अपना सिंहासन नहीं बिठाते हैं। वहां क्या करते हैं कि जो परास्त शासक थे उन्हें ही वहां का राजा रहने देते हैं और क्या बना लेते हैं? सामंत बना लेते हैं। तो उसी नीति पे चले थे ध्रुव भी। ध्रुव ने क्या किया, वो कन्नौज का क्षेत्र जीत तो लिया, उसके बाद में वहां से ये पुनः दक्षिण भारत में आ जाते हैं और वहां से शासन संभालते हैं। कहाँ का? कन्नौज का। पूर्ण रूप से कन्नौज में नहीं चले जाते हैं, दक्षिण भारत में पुनः आते हैं, मान्यखेत जो राजधानी थी उस क्षेत्र में पुनः आ जाते हैं और वहीं से ही कन्नौज को क्या करने लगते हैं? संभालने लगते हैं। अब क्या होगा, इतनी दूर से यदि वे किसी क्षेत्र को, भूभाग को संभालेंगे तो कभी ना कभी तो वहां पे उनकी पकड़ ढीली हो ही जाएगी। रीजन क्या था इनका दक्षिण भारत के क्षेत्र में पुनः आने का? तो इनका रीजन ये था कि चालुक्य वंश के जो शासक थे ये इन्हें बार बार परेशान कर रहे थे। बार बार ये क्या चाह रहे थे, वातापी के जो चालुक्य वंश के शासक थे वे बार बार अपना क्षेत्र वापस चाहते थे। तो यहाँ पे भी एक संघर्ष चल रहा था। कहाँ पे? दक्षिण भारत के क्षेत्र में। इसीलिए ध्रुव को पुनः आना पड़ता है दक्षिण भारत के क्षेत्र में। आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। शासकों का नाम याद रखेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शासक रहे थे? तो प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज रहे थे और पाल वंश के शासक धर्मपाल रहे थे। ठीक है, प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज और पाल वंश के शासक कौन रहे थे? धर्मपाल रहे थे, जिनके साथ में राष्ट्रकूट राजवंश के शासक ध्रुव का युद्ध होता है, जिसमें दोनों ही वंश हार जाते हैं और ध्रुव जीत जाते हैं और कन्नौज पर आधिपत्य भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद में क्या होता है कि कन्नौज इनके हाथ से निकल जाता है और धर्मपाल उस पर पकड़ बना लेते हैं।
जब हम त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे ना दोस्तों, तो डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे ये चीजें हुई थी। दोस्तों ध्रुव ने उत्तर भारत के कई क्षेत्रों को, कई भूभागों को जीता था, इसीलिए उन्होंने उत्तर भारत के भूभागों को विजित किया था। इन्होंने विजित किया था, इसीलिए इन्होंने अपने राज चिन्ह में गंगा और यमुना के प्रतीक बनाए थे, ये बताने के लिए कि हमने उत्तर भारत के भूभागों को भी विजित किया था। इसीलिए उन्होंने अपने राज चिन्ह में गंगा एवं यमुना, ये जो रिवर्स थी, ये जो नदियां थी, इनके प्रतीक बनवाए थे, नदी के प्रतीक चिन्ह बनाए थे, चिन्ह बनवाए थे। तो किसने बनवाए थे? राष्ट्रकूट राजवंश के कौन से शासक थे जिन्होंने गंगा और यमुना के प्रतीक चिन्ह अपने राज चिन्हों में बनाए थे? तो वे थे ध्रुव, जिनका एक अन्य नाम धारावर्ष भी था। ये सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं जो कि राष्ट्रकूट राजवंश के शासक ध्रुव के बारे में है। आई होप आपने सारी चीजें नोट डाउन कर ली होगी, याद भी हो गई होंगी। आइए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट शासक के बारे में, ध्रुव के बाद में कौन हुए। तो दोस्तों ध्रुव के बाद में हम नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय के बारे में, गोविंद तृतीय ये भी एक प्रतापी शासक। अब दोस्तों ऐसा नहीं हुआ था कि ध्रुव के बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष खत्म हो गया था, ये काफी लंबा चला था। तो गोविंद तृतीय के समय पर भी त्रिपक्षीय संघर्ष जारी था, अर्थात कन्नौज पर शासन करना चाहते थे लोग। तो इनका भी युद्ध हुआ था प्रतिहार वंश के शासकों और पाल वंश के शासक से। किनका? गोविंद तृतीय का, क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष अब भी जारी है। अब इनके समय प्रतिहार वंश के शासक कौन थे और पाल वंश के शासक कौन थे? तो इनके समय प्रतिहार वंश के शासक थे नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय, जिनसे इनका युद्ध होता है, और पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। अब युद्ध क्यों होता है? क्योंकि ध्रुव ये पुनः दक्षिण भारत के क्षेत्र में आ जाते हैं, तो कन्नौज की सत्ता इनके हाथ से फिर से चली जाती है। तो गोविंद तृतीय आते हैं फिर से और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हुए प्रतिहार वंश और पाल वंश के शासकों से युद्ध करते हैं। तो कौन शासक का नाम याद रखिए आप, तो यहाँ पर फिलहाल ये काफी जरूरी है कि गोविंद तृतीय ने प्रतिहार और पाल वंश के किन किन शासकों के साथ में युद्ध किया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो नागभट्ट द्वितीय के द्वारा से युद्ध होता है, जो कि प्रतिहार वंश के शासक थे, और पाल शासक धर्मपाल ही रहे जिन्होंने गोविंद तृतीय के साथ में युद्ध किया था। धर्मपाल ध्रुव के समय पर भी यही थे पाल वंश के शासक। गोविंद ने, इन्होंने भी अपना साम्राज्य विस्तार किया था, इन्होंने भी काफी साम्राज्य जीता था, साम्राज्य का विस्तार किया था, साम्राज्य विस्तार किया था इन्होंने भी। गोविंद तृतीय वे शासक हुए थे राष्ट्रकूट राजवंश के जिन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र में, अब उत्तर भारत के क्षेत्र में तो ये लड़ाई कर ही रहे थे, दक्षिण भारत के राजवंशों से भी इनका द्वंद्व चल रहा था। तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में चेर, चोल और पांड्य राजवंश, जो इनके समकालीन राजवंश थे, वंश के विरुद्ध भी अपनी सेना भेजी थी और इनके शासन को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। चेर, चोल, पांड्य वंश के विरुद्ध सेना भेजी और शासन को नष्ट कर दिया था। इनके शासन को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था, कर दिया। सोचिए राष्ट्रकूट राजवंश इस समय पर कितना शक्तिशाली हुआ होगा कि जिसने उत्तर भारत के क्षेत्रों को तो जीता ही जीता था, उसका खुद का साम्राज्य काफी विस्तारित, काफी फैला हुआ था, साथ ही साथ उसने चेर, चोल, पांड्य वंश जो कि अंतिम छोर पे आ जाते हैं, दक्षिण भारत के लास्ट वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, तमिलनाडु केरल के क्षेत्र में आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के क्षेत्रों में इनका शासन था। चेर, चोल, पांड्य वंश के शासकों का इनका शासन भी नष्ट कर देते थे। तो लगभग संपूर्ण भारत पर इस समय तक राष्ट्रकूट राजवंश का क्या होता है? साम्राज्य विस्तारित होने लगता है, इतनी बड़ी शक्ति बनने लगता है राष्ट्रकूट राजवंश। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है ये सारी चीजें, इसीलिए राष्ट्रकूट राजवंश से काफी क्वेश्चन बनते भी हैं। तो ये सारी चीजें हमने गोविंद तृतीय के बारे में डिस्कस कर ली। अब बढ़ते हैं अगले शासक की ओर, जिनका नाम है अमोघवर्ष।
अमोघ वर्ष। अब दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, जब तक शासन की सत्ता शक्तिशाली शासकों के हाथों में होती है तब तक राजवंश या शासन क्या होता है, विस्तारित होता रहता है। लेकिन कोई निर्बल शासक आ जाए या कोई ऐसा शासक आ जाए जिसे युद्ध ज़्यादा पसंद नहीं है, जिसे लड़ाई झगड़ा करना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो साम्राज्य क्या होता है, यदि वो इंटेलिजेंट है तो साम्राज्य उतना ही वो बरकरार रखेगा, वो साम्राज्य छीनेगा नहीं उससे, उतना ही रहेगा, लेकिन साम्राज्य ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा। लेकिन यदि मूर्ख शासक आ जाए तो साम्राज्य घटता जाता है और शासन का पतन हो जाता है। हमारे जो अमोघ वर्ष थे ये काफ़ी बुद्धिमान शासक थे, बुद्धिमान तो थे लेकिन इन्हें युद्ध वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं थे, बुद्धिमान शासक। अब इनसे पहले के जो पूर्व के शासक आए उन्होंने तो काफ़ी युद्ध किए थे, जीते थे और साम्राज्य को विस्तारित भी किया था। बुद्धिमान होने के कारण इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य को घटने तो नहीं दिया, अच्छा साम्राज्य का संचालन भी अच्छे से करते थे। इनके टाइम पर प्रजा भी सुखी थी। विद्या एवं कला प्रेमी थे ये, कला प्रेमी, ठीक है। अमोघ वर्ष ने स्वयं एक कृति की रचना की थी, उस कृति का नाम लिखेंगे कविराज मार्ग, कविराज मार्ग। इस कृति की रचना, कृति इसकी रचना की थी, किसके द्वारा की गई थी, कविराज मार्ग की रचना की कृति की रचना किसने की थी, रचनाकार कौन थे, स्वयं अमोघ वर्ष थे। इन्होंने कविराज मार्ग ये कृति की रचना की थी। किस भाषा में थी, तो एक कन्नड़ भाषा में थी, पूछा जाता है, ठीक है। कौन सी भाषा में थी, तो भाषा थी कन्नड़, कन्नड़ भाषा में इन्होंने इस कृति की रचना की थी। किसने, अमोघ वर्ष ने। अमोघ वर्ष के बारे में एक और पॉइंट नोट डाउन करेंगे दोस्तों, ये जैन मतानुयायी थे, जैन मतानुयायी मतलब इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि जैन धर्मावलंबी बन गए थे अमोघ वर्ष तो इन्होंने केवल जैन धर्म को ही माना। ये सारे धर्मों को एक समान रखते थे, समान मान्यता देते थे, समान रूप से सम्मान भी देते थे। एक और इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में, जैन मतानुयायी थे, ये तो लिख लेंगे क्योंकि पूछा जाता है अमोघ वर्ष किस धर्म से बिलोंग करते थे, तो जैन धर्मावलंबी बन गए थे, लेकिन सहिष्णु थे अन्य धर्मों के प्रति, सहिष्णु अन्य धर्मों के प्रति, अन्य धर्मों के प्रति। इनके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि ये महालक्ष्मी के काफी बड़े भक्त थे, महालक्ष्मी के, महालक्ष्मी के काफी बड़े भक्त थे। कौन, अमोघ वर्ष। कैसे पता चलता है कि बहुत बड़े भक्त थे महालक्ष्मी जी के, तो कहा जाता है कि अमोघ वर्ष ने अपने बाएं हाथ की उंगली को महालक्ष्मी को भेंट कर दिया था, काट कर बलि दे दी थी अपने बाएं हाथ की उंगली की। इससे पता चलता है कि अमोघ वर्ष महालक्ष्मी के कितने बड़े भक्त रहे होंगे, ठीक है। जो बलि देते हैं ना, उसमें उन्होंने क्या किया था, अपने बाएं हाथ की उंगली को ही काट कर हवन में डाल दिया था, आहुति दे दी थी अपने बाएं हाथ की उंगली की। किससे आहुति दे दी थी, महालक्ष्मी जी की पूजा करते वक्त आहुति दे दी थी। तो ये है अमोघ वर्ष के बारे में सारी बातें। इन्होंने एक कृति की रचना की थी, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जैन धर्मावलंबी थे ये, महालक्ष्मी के बहुत बड़े भक्त थे अमोघ वर्ष। आगे चलते हैं। अच्छा, इस समय पर भी त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा था दोस्तों, ऐसा नहीं है कि त्रिपक्षीय संघर्ष बंद हो गया था, चल ही रहा था। अमोघ वर्ष के बाद में आते हैं इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के बारे में ज़्यादा फैक्ट नहीं है। इन्होंने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, युद्ध लड़े थे, लेकिन कोई खास बात नहीं थी, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी, है ना यहाँ पे, इसीलिए हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। इनके बारे में एक ही फैक्ट है इंपॉर्टेंट, वो क्या है, इंद्र तृतीय के बारे में। तो इनके समय पे अरब से अल मसूदी एक यात्री आते हैं, अल मसूदी जिनका नाम था, ये आते हैं और ये क्या कहते हैं, इनके बारे में कोटेशन, ये कहते हैं जब ये राष्ट्रकूट राजवंश के शासक से मिले थे तो उन्होंने तत्कालीन शासक अर्थात इंद्र तृतीय के बारे में ही कहा होगा, इन्हीं के समय पे आए थे, तो इन्होंने कहा था कि इंद्र तृतीय भारत के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक इंद्र तृतीय को कहा था, ठीक है। किसने, अल मसूदी ने। तो ये चीजें पूछी जाती हैं। अल मसूदी किसके समय पे आए थे, राष्ट्रकूट राजवंश के शासक इंद्र तृतीय के समय आए थे और इन्होंने, अल मसूदी ने इंद्र तृतीय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था उस समय का।
क्यों नहीं कहेंगे दोस्तों, कहना ही पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट राजवंश ने अपनी सत्ता अच्छे से स्थापित कर ली थी, मजबूत रूप से स्थापित कर ली थी, काफी साम्राज्य विस्तार कर लिया था, साथ ही साथ ये उत्तर भारत के क्षेत्रों को भी इन्होंने विजित कर लिया था। इसीलिए राष्ट्रकूट राजवंश के इन शासक को सबसे शक्तिशाली शासक कहा होगा अल-मसूदी ने। समझ में ही आ रही है चीजें। आइए नेक्स्ट शासक की ओर चलते हैं, जो कि कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ये भी एक प्रतापी शासक रहे, प्रतापी शासक कृष्ण तृतीय। इनका भी समकालीन डायनेस्टी जो थी, समकालीन राजवंश था, उनके साथ में युद्ध हुआ। तो कौन कौन से डायनेस्टीज के साथ में इनका युद्ध हुआ? तो इनका युद्ध चालुक्य की वेंगी शाखा के साथ चल रहा था, चालुक्य की वेंगी शाखा। अब मैं आपको बता दूं, वेंगी शाखा चालुक्य वंश, मैंने क्यों बताया था आपको कि चालुक्य वंश की वातापी शाखा को अच्छे से याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट राजवंश उनका कभी सामंत हुआ करता था। क्यों कहा था? क्योंकि ये चालुक्य की वेंगी शाखा थी, ये कभी न कभी राष्ट्रकूट राजवंश की सामंत रही थी। ठीक है, चालुक्य वंश की जो वेंगी शाखा थी वो किसकी सामंत थी? वो राष्ट्रकूट राजवंश की सामंत थी। लेकिन राष्ट्रकूट राजवंश किसका सामंत था? तो ये वातापी के चालुक्य वंश का सामंत था। तो ये डिफरेंस है, तो इसीलिए चीजें कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। तो चालुक्य की वेंगी वंश की जो शाखा थी वो राष्ट्रकूट राजवंश की क्या सामंत हुआ करती थी। अब इस वेंगी शाखा को राष्ट्रकूट राजवंश से स्वतंत्र होना था, इसीलिए बार बार संघर्ष कर रही थी, बार बार युद्ध करते जा रही थी चालुक्य वंश की वेंगी शाखा। तो चालुक्य वंश की वेंगी शाखा के साथ में युद्ध होता है आपके कृष्ण तृतीय का। और किसके साथ में, कौन सा राजवंश था जिनके साथ में युद्ध होता है? तो परमार वंश हुआ उत्तर भारत के क्षेत्र में, जिसे मालवा का क्षेत्र जीत लिया था राष्ट्रकूट राजवंश ने। तो परमार वंश हुआ आपका चालुक्य वंश, परमार वंश। कृष्ण तृतीय, इनका युद्ध चोल शासक से भी होता है, चोल वंश के शासक से भी होता है, चोल वंश के शासक। ठीक है, चोल वंश के शासक, जो कि अब अपनी शक्ति को पुनः बढ़ा रहा था। अब क्या करता? चोल वंश हमने पहले भी पढ़ा है, अब भी पढ़ेंगे चोल वंश। क्यों? क्योंकि चोल वंश के दो कालखंड हैं, समय हैं। चोल वंश पहले जब हमने पढ़ा था, उसके बाद में क्या होता है, समाप्त हो जाता है लगभग, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त तो नहीं होता है, ये सामंत बन जाता है। उसके बाद में फिर से अपनी शक्ति को उभारता है और एक शक्तिशाली शासक के रूप में अपनी सत्ता स्थापित करता है चोल वंश। तो चोल वंश के शासक जो थे परांतक प्रथम, इनके साथ में कृष्ण तृतीय का युद्ध होता है। चोल वंश के शासक जो परांतक प्रथम थे, इन्होंने पल्लव वंश को लगभग पूरा समाप्त कर दिया था। इतना शक्तिशाली बन चुका था चोल वंश। ठीक है, आप इसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। पल्लव वंश भी एक काफी शक्तिशाली शासन वंश रहा है, एक शक्तिशाली डायनेस्टी रही है, उसे पराजित किया था चोल वंश के शासक परांतक प्रथम ने। लेकिन परांतक प्रथम को भी किसने परास्त कर दिया था? राष्ट्रकूट राजवंश के शासक कृष्ण तृतीय ने परास्त कर दिया था। चालुक्य वंश के वेंगी शासकों को भी ये परास्त करते गए थे, परमार वंश को भी परास्त कर दिया था, और मालवा के क्षेत्र को जीत लिया था, मालवा के क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था कृष्ण तृतीय ने। अब क्या होता है दोस्तों, कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद में, अब कृष्ण तृतीय की जब मृत्यु हो जाती है, जब कृष्ण तृतीय की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में जितने भी विरोधी राजवंश थे, उन्होंने मान्यखेत पर हमला कर दिया और मान्यखेत को जीत लिया। मृत्यु के बाद में क्या होता है? अब मृत्यु के बाद में कोई शक्तिशाली शासक नहीं बचा था राष्ट्रकूट राजवंश में, इसीलिए जितने भी विरोधी राजवंश थे, जितने भी विरोधी शासक थे, विरोधी शासकों ने मान्यखेत पर कब्जा कर लिया, मान्यखेत पर कब्जा कर लिया, मतलब यहाँ पे युद्ध कर लिया और यहाँ पे कब्जा कर लिया। और मुख्य रूप से राष्ट्रकूट राजवंश के पतन के बाद में किस शासन सत्ता ने इस साम्राज्य पर स्थापना की अपनी? तो वो था चोल वंश। चोल वंश पुनः यहाँ पर स्थापित हो गया था। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चोल वंश को ही पढ़ेंगे। चोल वंश ने क्यों संभाल लिया था? क्योंकि दक्षिण भारत में ये पहले से अपने पैर जमा चुका था, चोल वंश शक्तिशाली बनता जा रहा था, दक्षिण भारत का ही राजवंश था, इसीलिए उसने राष्ट्रकूट राजवंश के पतन के बाद में उसके साम्राज्य पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, पूरा कैप्चर कर लिया था चोल वंश के शासकों ने। तो ये कृष्ण तृतीय अंतिम शासक हुए, अंतिम शक्तिशाली शासक। अंतिम शासक राष्ट्रकूट राजवंश के कर्क को माना जाता है। कर्क शासक थे लेकिन काफी शक्तिहीन थे, कर्क ये बचा नहीं पाए थे। लेकिन प्रमुख शासकों में अगर देखा जाए तो कृष्ण तृतीय प्रमुख शासक रहे थे अंतिम।
ठीक है। तो कभी कभी अंतिम शासक पूछा जाता है तो ऑप्शन में कृष्ण तृतीय दे दिया जाता है, तो कृष्ण तृतीय पे टिक करेंगे। कर्क दिया जाता है तो कर्क पे करेंगे अंतिम शासक, ठीक है। और लास्ट में जब राष्ट्रकूट राजवंश का पतन हो जाता है तो किसकी शासन सत्ता स्थापित होती है, तो वो राजवंश था चोल वंश। राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, 2-4 पॉइंट वो देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा राष्ट्रकूट राजवंश के जो शासक थे वे काफी विद्या और कला प्रेमी थे, है ना। उनके दरबार में कई ऐसे साहित्यकार रहते थे जो अलग अलग भाषा में रचनाएं करते थे। जैसे कि मुख्य भाषाएं क्या क्या थी रचनाकारों की, तो संस्कृत हो गई, कन्नड़ हो गई, कन्नड़ भाषा में साहित्यकार रचना करते थे। चूंकि ये कर्नाटक के एरिया में मान्यखेत वगैरह, तो ये कन्नड़ भाषा वहीं पे है, कन्नड़ भाषा। और प्राकृत, कुछ साहित्यकार ऐसे हुए जो प्राकृत भाषा में अपने साहित्य लिखते थे। अपभ्रंश, ये सारी भाषाएं आ भी गई थी, इससे हमें पता चलता है। अपभ्रंश भाषा में अपने साहित्य लिखने वाले, कृति की रचना करने वाले जो कविराज थे या साहित्यकार थे, उनका नाम था स्वयंभू। स्वयंभू है ना, काफ़ी फेमस है स्वयंभू। और इनके पुत्र है, इनके पुत्र, ठीक है, ये रहते थे, स्वयंभू रहते थे, जो कि अपभ्रंश में अपने साहित्य को लिखा करते थे, अपनी रचनाओं को लिखा करते थे। कन्नड़ भाषा में एक कवि हुए थे पोन्न, जिनका नाम है, ये हुए, इन्होंने कन्नड़ भाषा में अपने साहित्य को लिखा था, अपनी रचनाओं को लिखा था, अपनी कविताओं को लिखा था। पोन्न, इनका फेमस कृति है इनकी शांति पुराण, पोन्न की। ये पूछा जाता है ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। कन्नड़ भाषा के कवि थे पोन्न, शांति पुराण इन्होंने लिखा था। किसके दरबार में रहा करते थे, तो कृष्ण तृतीय के दरबार में रहा करते थे। ये भी नोट डाउन कर लेंगे, यदि ये पूछा जाता है कि जो कवि पोन्न थे ये किसके दरबार में रहा करते थे, राष्ट्रकूट राजवंश के शासक कृष्ण तृतीय के दरबार में रहा करते थे, उनकी कोर्ट में ये रहा करते थे। कुछ और साहित्यकार उनके बारे में देख लेते हैं जिन्होंने रचनाएं की थी, जो दरबार में रहा करते थे राष्ट्रकूट राजवंश के दरबार में। पर्टिकुलर किसी शासक की बात नहीं करूंगी, राष्ट्रकूट राजवंश के दरबार में रहा करते थे। दरबार में कौन कौन, जिननाथ हुए, महावीराचार्य, शुक्तायना, पोन्न। जिननाथ के द्वारा लिखी गई कृति, ये सारे जो थे साहित्यकार, ये काफी फेमस साहित्यकार हुए। ये सभी राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों के दरबार में रहा करते थे। जिननाथ के द्वारा लिखा गया साहित्य आदि पुराण इनकी कृति है, कृति ना यहाँ पे डाल देती हूँ मैं। आदि पुराण लिखा इन्होंने। महावीराचार्य के द्वारा गणित सार संग्रहण, गणित सार संग्रहण की रचना की गई थी, ठीक है। गणित सार संग्रहण की रचना किसने की थी, महावीराचार्य ने की थी। सुक्तायना, ये जो साहित्यकार थे इन्होंने किस कृति की रचना की थी, तो सुक्तायना के द्वारा अमोघ वृत्ति इस कृति की रचना की गई थी। क्या नाम था, अमोघ वृत्ति। पेन बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, फिर से सारे नाम लिख देती हूँ। देखिए, जिननाथ के द्वारा आदि पुराण, महावीराचार्य के द्वारा गणित सार संग्रहण। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक एक कृति ही लिखी थी, अपनी कई सारी कृतियां लिखी थी। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी के नाम बता रही हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी याद करने की भी जरूरत नहीं है। गणित सार संग्रहण, सुक्तायना के द्वारा अमोघ वृत्ति लिखा गया था। अमोघ वृत्ति, ये अमोघ वर्ष के बारे में ही लिखा था इन्होंने, अमोघ वृत्ति। और जो कन्नड़ कवि थे पोन्न, इनके द्वारा शांति पुराण लिखा गया था, शांति पुराण। और आप लोग पहले भी हमने डिस्कस किया है, अमोघ वर्ष के द्वारा भी एक कृति लिखी गई थी जो कि है
लिखी गई थी अमोघ वर्ष, जिसका नाम है कविराज मार्ग। यहीं पे लिख लेंगे ताकि याद रहेंगे, कविराज मार्ग। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कृतियां थी, इंपॉर्टेंट साहित्यकार थे जो कि राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों के दरबार में रहा करते थे। जिन्नाथ हुए, महावीराचार्य हुए, सुक्तायन हुआ, पोन्न हुए। जिन्नाथ की इंपॉर्टेंट रचना थी आदि पुराण, महावीराचार्य की थी गणित सार संग्रहण, सुक्तायना की थी अमोघ वृत्ति, और पोन्न जो थे कविराज जिन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखा था, उनकी कृति थी शांति पुराण। और स्वयंभू भी रहा करते थे, स्वयंभू, ठीक है, जिनकी रचनाएं अपभ्रंश भाषा में है, अपभ्रंश भाषा में, तो ये याद रखेंगे, भाषा में। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो तो। लगभग 200 वर्षों तक राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों ने शासन किया था। 10वीं शताब्दी के अंत तक इन्होंने शासन अपना स्थापित किया था दक्षिण भारत के क्षेत्र में। सारे पॉइंट हो गए हैं, सारे फैक्ट जो भी इंपॉर्टेंट थे राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में हमने सारे पढ़ लिए। जितने भी प्रमुख शासक हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों नोट डाउन कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं और यहाँ तक इन्होंने देख लिया है तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप शुरू से एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देखिए, नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि सारे लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और जब आप नोट्स बना लेंगे ना दोस्तों, तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके हाथों में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की लग गई है, चाबी लग गई है, जो कि आपको एग्जाम जैसे लॉक को खोलने में काफ़ी मदद करेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अब वीडियो को यहीं पे दी एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।